गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में चीन का संविधान हमने पढ़ा था और चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हमने डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा कि चीन का संविधान किस प्रकार से जो है साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है और उसमें कई विशेषताएं हमने पिछली कक्षा में आपको बताई थी कि वहां पर एक केंद्रीय सैनिक आयोग है जिसमें जो वहां पर पूरी तरह से जो है उसका जिम्मा है सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करने का। उसी प्रकार हमने चीन में जन कांग्रेस देखी, राष्ट्रीय जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा कि चीन में लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। तो इस तरह हमने चीन के जो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी। अब हम अगला आपका इसमें चीन के संविधान में अगला टॉपिक है आपका चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति। तो देखिए, चीन में केंद्रीय व्यवस्थापिका जो है उसका नाम राष्ट्रीय जन कांग्रेस है और उसकी स्थायी समिति जो कि उसका एक अभिन्न अंग है, जो कि कल मैंने आपको बताया था कि चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है वो वहां पर केंद्रीय व्यवस्थापिका उसे कहते हैं और उसमें जो स्थायी समिति है उसका एक अभिन्न अंग है और उसके महत्वपूर्ण सभी प्रशासनिक कार्यों को उसी के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो देखिए, अब हम जिस प्रकार से हमने जापान में देखा था, जापान में व्यवस्थापिका को डाइट कहते हैं और हम चीन में जो है व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका को हम राष्ट्रीय जन कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अब आपका टॉपिक है अगला केंद्रीय व्यवस्थापिका। केंद्रीय व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जन कांग्रेस और स्थायी समिति। तो देखिए, राष्ट्रीय जन कांग्रेस और इसकी स्थायी समिति और इसकी स्थायी समिति। तो देखिए, चीन में केंद्रीय व्यवस्थापिका को राष्ट्रीय जन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और इसकी जो स्थायी समिति है वो इसका अभिन्न अंग है जो इसके सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करती है। तो देखिए, चीन एक समाजवादी राज व्यवस्था वाला देश है। तो देखिए, चीन एक समाजवादी राज व्यवस्था वाला राज्य है व्यवस्था वाला राज्य है और जहां जन लोकतांत्रिक
जन लोकतांत्रिक अधिनायकवादी शासन प्रणाली है। किंतु संवैधानिक संरचना की दृष्टि से चीन में संसदीय शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली है। इस दृष्टि से चीन की शासन प्रणाली ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली के निकट है। ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली के निकट है, जहां ब्रिटिश संसदीय पद्धति का आधार उदारवादी संविधान है। वहां चीन की संसदीय पद्धति का आधार मार्क्सवादी साम्यवादी विचारधारा है। तो देखिए, चीन एक समाजवादी राज्य व्यवस्था वाला राज्य है और जहां जन लोकतांत्रिक अधिनायकवादी शासन प्रणाली हमें देखने को मिलती है कि चीन में जन लोकतांत्रिक अधिनायकवादी शासन प्रणाली है। इसके साथ ही चीन में संवैधानिक संरचना की दृष्टि से चीन में शासन व्यवस्था का कौन सा हमें नमूना देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि चीन में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रारूप हमें देखने को मिलता है और इस दृष्टि से चीन की शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के निकट है, क्योंकि ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है और चीन में भी संसदीय शासन व्यवस्था। इस प्रकार से चीन की संसदीय शासन व्यवस्था को हम ब्रिटेन की शासन प्रणाली के निकट समझ सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश संसदीय पद्धति का आधार उदारवादी संविधान है। क्या है? चीन ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? उदारवादी संविधान है। वहीं चीन की संसदीय पद्धति का आधार क्या है? मार्क्सवादी साम्यवादी विचारधारा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं चीन और ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था में
प्रमुख अंतर हम देखते हैं कि चीन की संसदीय शासन व्यवस्था का आधार मार्क्सवादी साम्यवादी विचारधारा है, जबकि ब्रिटेन की संसदीय पद्धति का आधार उदारवादी संविधान है। तो एक इस प्रकार से हम देखते हैं कि चीन में और ब्रिटेन की संसदीय पद्धतियों में बाह्य एवं ढांचागत समानताएं तो हैं, लेकिन वास्तव में दोनों में हम आंतरिक दृष्टि से देखते हैं मूलभूत अंतर है। अब हम देखते हैं चीन जनवादी गणराज्य की चीन जनवादी गणराज्य की केंद्रीय व्यवस्थापिका को केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी संसद चीनी जनवादी गणराज्य की केंद्रीय व्यवस्थापिका को राष्ट्रीय जन कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है। तो देखिए, चीनी जनवादी गणराज्य केंद्रीय व्यवस्थापिका को हम राष्ट्रीय जन कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि चीन में चीनी संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा इसकी स्थायी समिति राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग करती है। तो देखिए, चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस को जो है राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग कहा जाता है, और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जिसे हम राष्ट्रीय जन कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, और इसकी स्थायी समिति राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग करती है। तो इस प्रकार से चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस वहां की केंद्रीय व्यवस्थापिका है, जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति निहित होती है, और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और इसकी स्थायी समिति हम देखते हैं किस प्रकार से राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग करती है। तो चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस शासन का सर्वोच्च अंग है, और इसी के द्वारा समस्त राज्य शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय
जन कांग्रेस का संगठन किस प्रकार से है? तो देखिए, राष्ट्रीय जन कांग्रेस का संगठन राष्ट्रीय जन कांग्रेस का संगठन। तो देखिए, राष्ट्रीय जन कांग्रेस का संगठन हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है इसकी रचना की गई है। तो देखिए, चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य है, उसकी जनसंख्या 1,22,72,72,00,000 के लगभग है। और चीन में हम देखते हैं कि एक सदनी व्यवस्थापिका है, और वहां पर हम देखते हैं कि इसकी स्थापना की गई है। तो चीन में हम देखते हैं कि एक सदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है। चीन में एक सदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है। स्थापना की गई है। अब हम देखते हैं कि इसकी रचना किस प्रकार से है। तो देखिए, राष्ट्रीय जन कांग्रेस की रचना में हम देखते हैं कि चीन में एक सदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका जो है वहां पर स्थापना हुई है। और जहां हम देखते हैं कि अन्य देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, उसके स्थान पर चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो कि वहां की संसद है, वहां पर एक सदनीय व्यवस्थापिका है। वहां सदन एक ही है, दो सदन नहीं है। जिस प्रकार हम देखते हैं ब्रिटेन में दो सदन है, लॉर्ड सभा, लोक सदन। भारत में दो सदन है संसद के, लोकसभा, राज्यसभा। अमेरिका में संसद के दो सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। चीन में द्विसदनीय जो है संसद नहीं है, वहां पर एक सदनीय व्यवस्थापिका है और संसद में एक ही सदन है। तो इस प्रकार चीन में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस की रचना जो है किस प्रकार
वहां पर इसका निर्वाचन होता है और अलग अलग क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जो है इसकी रचना की जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस के चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किए जाते हैं। कांग्रेस के चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किए जाते हैं। अर्थात कांग्रेस के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता। अर्थात कांग्रेस के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं किया जाता। सीधे जनता के द्वारा नहीं किया जाता, अप्रत्यक्ष रूप से जो है इसका निर्वाचन होता है। और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा कुछ अनिर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का निर्वाचन जो है इस प्रकार अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। अब हम देखते हैं कि अवधि अथवा कार्यकाल। तो देखिए, पहला तो हमने देखा राष्ट्रीय जन कांग्रेस का संगठन, दूसरा हम देखते हैं कार्यकाल। तो देखिए, राष्ट्रीय जन कांग्रेस का निर्वाचन अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस का चुनाव पांच वर्ष के लिए किया जाता है। 5 वर्ष के लिए किया जाता है। किंतु विशिष्ट स्थितियों में स्थायी समिति को विशिष्ट स्थितियों में स्थायी समिति को यह अधिकार है कि वह कांग्रेस के कार्यकाल को
कुछ समय के लिए बढ़ा दे, कुछ समय के लिए बढ़ा दे। तो देखिए इस प्रकार राष्ट्रीय जन कांग्रेस का जो है कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन विशिष्ट स्थिति एवं स्थायी समिति को यह अधिकार है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ा दे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल को बढ़ाने में भी स्थायी समिति को जो है विशेष अधिकार प्राप्त है। अब हम अगला देखते हैं कि अधिवेशन किस प्रकार से होते हैं। अधिवेशन, तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आमंत्रित किया जाता है। अधिवेशन कम से कम एक बार अवश्य आमंत्रित किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य ही होता है। तो हम देखते हैं कि विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित किए जाते हैं और स्थायी समिति जो है वो आमंत्रित करती है। देखिए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित किए जाते हैं और यह विशेष अधिवेशन स्थायी समिति द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। तो देखिए वर्ष में कम से कम एक बार राष्ट्रीय जन कांग्रेस के अधिवेशन आमंत्रित किए जाते हैं और इसके विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित किए जाते हैं और राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित किए जा करती है जब उसका आवश्यकता उसे महसूस होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है चीन की सर्वोच्च जो है शासन व्यवस्था को, उसमें राजशक्ति शामिल है और चीन की केंद्रीय व्यवस्थापिका की सर्वोच्च संस्था जो है हम राष्ट्रीय जन कांग्रेस को मानते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस चीन की सर्वोच्च केंद्रीय संस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियां निहित हैं और हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका संसद
को विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। इस प्रकार चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस एक सदनीय व्यवस्थापिका है और इसमें राष्ट्रीय जन कांग्रेस को महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां प्राप्त हैं और राष्ट्रीय जन कांग्रेस अपनी स्थायी समिति के द्वारा सभी विधायी कार्यों को जो है इसके द्वारा संपन्न करती है। तो इस प्रकार चीन में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस को सर्वोच्च विधायी शक्तियां प्राप्त हैं और ये अपनी स्थायी समिति के द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करती है।